डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। प्यारे दोस्तों, इससे पहले आप मसीहा की 148 इक़सात सुन चुके हैं। अब किस्त 149 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने मैगी की सरसराती और शफ़ाक आवाज़ पर कहा और उसी अंदाज में आगे बोला, लेकिन डार्लिंग, अपने भाई जैक्सन का बदला लेने के लिए मुजरमाना तरीक़ाकार तुम्हें सूट नहीं करता। मैं दानिस्ता इस पर जाहिर नहीं होने दिया था कि मैं उसे FGM की एजेंट लारा की हैसियत से पहचानता हूँ। बकवास बंद करो और चालाकी किए बिना धीरे धीरे मेरी जानिब घूम जाओ। दुरुस्त लहजे में उसका दूसरा हुक्म सादर हुआ और उसके साथ ही मेरी गुद्दी से सर्द नाल का दबाव भी हट गया। मैं स्लो मोशन में उसकी जानिब घूमा और चौंक पड़ा। मेरे सामने मैगी नहीं थी, मगर वो मैगी ही थी। अब मुझे पता चला कि जो रूप मैंने अपना रखा था वैसा ही उसने भी अपना रखा था। इसलिए मैं उसे लाबी या हॉल्स में नहीं पहचान पाया था, क्योंकि वो भी रेडीमेड मेकअप में थी और न जाने कब से मुझे इसने ट्रेस कर रखा था। वो इस वक्त टाइट पार्टी ड्रेस या स्लीवलेस के बजाय गहरे सुर्ख रंग के शर्ट, स्कर्ट और कोट में मलबूस थी। पैरों में मखसूस स्टाइल की हील पहन रखी थी। कोटा स्टाइलिश सा था, यानी गर्म या मोटा नहीं कह सकते थे। यूं भी इस मोटेल की फिजा सेंट्रली हीटेड यानी गर्म थी, क्योंकि यह बर्फीली वादी के करीब वाक़ था। लारा इस लिबास में भी गजब की हसीन दिखाई दे रही थी। अरे ये क्या, तुम्हारी आवाज़ तो मैगी से मिलती जुलती है, पर तुम तो कोई और हो। मैं दानिस्ता अनजान बन गया। वो दांत पीसते हुए बोली, ज़्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करो, मेरे आगे चलते रहो, मगर ख्याल रखना मेरे खामोश पिस्तौल के नाल का रुख तुम्हारी तरफ ही होगा। जरा भी तुमने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम मुझ पर गोली चला दोगी। मैंने उसकी बात काट दी। वो चलाई, मगर मजीद बोलने का उसके पास वक्त नहीं था, क्योंकि यहाँ कोई भी आ सकता था। मैगी ने सर्दी की मुनासबत से लॉन्ग कोट पहन रखा था। साइलेंसर लगे पिस्तौल वाला हाथ उसने कोट की जेब में डाल लिया। मैं अंदाजा कर सकता था कि अंदर से भी उसके नाल का रुख मेरी ही जानिब होगा। दूसरी मंजिल पर रूम नंबर 49 की तरफ बढ़ते रहना। उसने कहा, एक बात का और ध्यान रखना, बाहर मेरा साथी भी मौजूद है, वो भी हमें कवर करेगा, इसलिए हरकत का सोचना भी मत। बिल्कुल नहीं सोचूंगा, पक्का वादा, मैंने कहा। बाहर निकलो। वो चिल्ला गई। यूं हम दोनों लॉबी से गुजरते हुए सीने तक आए। हालांकि वहां एक कैप्सूल टाइप की ग्लास लिफ्ट मौजूद थी, लेकिन मैगी या लारा का यही हुक्म था कि हम सीने चढ़ेंगे। किस्सा मुख्तसर, रूम नंबर 49 के दरवाजे पर रुककर लारा ने आगे बढ़कर मोहतात अंदाज में दरवाजा खोल दिया और पहले मुझे अंदर दाखिल होने का हुक्म दिया। मैं अंदर दाखिल हुआ। वो भी लपक कर अंदर आ गई और अक्कम में दरवाजा बंद कर दिया। सामने कुर्सी पर बैठ जाओ डॉक्टर सैफ। उसने पहली बार मेरा नाम पुकारा तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे के चौकन्नेपन के तासरात छुपाए, जिन्हें मैंने कमाल फनकारी से उलझी हुई हैरत में बदल कर पूछा, डॉक्टर सैफ, ये किस बला का नाम है? चालाक बनने की कोशिश तुम्हें महंगी पड़ जाएगी। वो बिफरी हुई शेरनी की तरह घुर्रा कर बोली, हमें तुम्हारे और तुम्हारे बाकी 3 साथियों के बारे में सब बता दिया गया है, लिहाजा अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा साथी अब इन्हें भी इसी तरह यरगमाल बनाकर किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने वाला होगा। मैं चौंक पड़ा और परेशान भी हो गया। गोया जैसे ये अपना साथी कह रही थी। यकीनी तौर पर जैक्सन यानी वेगास था। गोया हम FGM के 2 एजेंटों के तकरीबन हत्थे चढ़ने ही वाले थे। मैंने पुरानी अदाकारी पर अमल पैरा रहने का इरादा करते हुए उससे उलझन अमेज परेशानी से पूछा, प्लीज मैगी, ये अब सब क्या है? मैं तो तुम्हें पसंद करने लगा था। तुमने अपने भाई जैक्सन का। मेरी बात हल्क ही में रहेगी, क्योंकि इसी वक्त लारा अपनी जगह पर खड़े खड़े एक टांग की इड़ी के बल बिजली की सी तेजी से घूमी थी और मेरे हल्क से दिल खराश चीख खारिज हो गई। मैं अपने मुंह से खून थूकता हुआ उछल कर पीछे दीवार से टकराया और कालीन पर गिर पड़ा। वार ऐसा था कि मैं चंद सानिये तक तो ऐसे ही ऊंधे मुंह पड़ा हाँपता रहा और खून मेरी बाज से लकीर की सूरत में बहता फर्श पर बिछे दबीज कालीन में जज्ब होने लगा। मेरे हल्क से कराहें खारिज होने लगी। ऐसे ही में मुझे लारा की जख्मी नागन जैसी फुनकार से मुशाहबा तहदीदी आवाज सुनाई दी, अब बस मिस्टर सैफ, खेल खत्म, और दोबारा फालतू बकवास की तो मेरी अगली किक तुम्हें दूसरी दुनिया की सैर करा देगी। वो सही कह रही थी। उसकी एक ही सर्कल स्टाइल लेफ्ट किक ने मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। मुझे अपना जबड़ा हिलता हुआ नहीं बल्कि टूटता हुआ सा भी महसूस हो रहा था। मेरी जुबान और गाल का अंदरूनी हिस्सा इस अचानक लगने वाली कुछ किक ने दांतों तले दबाकर उधेड़ कर रख दिया था। एक दांत भी टूटने के करीब महसूस होने लगा। मेरा मुंह अपने ही गरम गरम लहू से भर गया। मैं अब खून थूक नहीं बल्कि उगल रहा था। तकलीफ व अजियत से मेरे मुंह से आवाज तक बरामद नहीं हो रही थी।
ये FGM की एजेंट लेडी लारा थी। FGM यानी 5 गोल्डन मैन। ऐसे ही नहीं, इन्हें सिंडिकेट के बिग फोर्स में से एक बागी बड़े जॉन फर्नांडो ने इनका इंतखाब किया था, जो पूरी सिंडिकेट को हाईजैक करने के दर पे थे। ब्लैक सर्कल तो इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। कई जान कुछ लम्हे इसी जानकुनी में बीतते चले गए। मेरा मुंह और जबड़ा ही नहीं, पूरा बदन फोड़ा बनकर दुखने लगा था। मैं हनूज उसी तरह ही ऊंधे मुंह कालीन पर गिरा पड़ा, जैसे साकित तो सामत रह गया। मुझसे तो अपने मजरूब वजूद को एक जरा जुम्बिश देने की भी जारी नहीं हो पा रही थी। अब अकल आ गई है तो इसी तरह खामोशी से पड़े रहो और मेरे साथी का इंतजार करो, जो तुम्हारे बाकी 2 साथियों को भी यहाँ लेकर पहुंचने वाला होगा। काश रोमियो और हुमैरा वेगास के हत्थे न चढ़े। मेरे अंदर शिद्दत से ख्वाहिश उभरी। तारिक तो कमरे में था नहीं, ना जाने अब रूमी वेगास का मुकाबला कर सकती थी कि नहीं। मैं तकलीफ की शिद्दत से कराने लगा। ये कुदरती अमल था जो मेरी तकलीफ को कम करने का कलील ही सही सबब बन रहा था। मेरे अंदर लारा के लिए नफरत, गैज़ और इंतकाम की एक शदीद लहर उभरी। उसने बगैर गैबी हिम्मत और हौसले का काम किया। मैं जिस्मानी अजियत को पीने की कोशिश करने लगा। हाथों पैरों और जिस्म को जुम्बिश थी। मजरूब मुंह चलाकर उसकी तकलीफ को भी कम करना चाहा। मेरे दाएं जबड़े की तरफ का एक दांत हिल रहा था। इसी तरफ के अंदरूनी गाल पर भी गहरा घाव आया था। जुबान का एक हिस्सा छिला हुआ लगा। बतदरीज ये सब महसूस करने के बाद मुझे नज़ियत के लम्हात में भी लगा कि कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा है। मैंने अपने हाथों पैरों को जुम्बिश थी, वो काम करने लगे थे। जब मैं शिद्दत गैज़ और गज़ब तले की कैफियत में मुब्तला हो जाता था तो फिर इस जोश में मुझे कोई भी परवाह नहीं रहती थी। सर्द और गर्म के इस अजीब इम्तजाज तले मैंने तरानावार लेडी लारा को मजा चकाने का फैसला कर लिया था। तभी मेरी उकाबी नजरों लम्हों भर में अतराफ का जायजा लिया और करीब धरी तपाई के नीचे कोई लोहे की राड सी पड़ी दिखाई दे गई। मुझे इस राड का यहाँ रखे होने का कोई मसरफ नजर नहीं आया। तो हम ठीक तरह नजरें जमाए रखने पर पता चला कि आतिशदां को कुरेदने के लिए वो राड रखी गई थी। मैंने बेहोशी और नीम बेहोशी की एक्टिंग में एक शय का इजाफा और किया कि कराते हुए हिलने जुलने और उसी की आड़ में गैर महसूस अंदाज से थोड़ा सा खिसकना भी शुरू कर दिया। नतीजे में लारा को इल्म हुए बगैर वो राड मेरे हाथ लग गई और मैंने बेआवाज और उसकी निगाहों से बचाते हुए वो अपने नीचे दबा ली। तो तुम कोरी यहूदी कुतिया, तुम्हारा अंजाम बड़ा भयानक होने वाला है। नहीं जानती तुम मैं कौन हूं। मैंने मगलूब होने के बावजूद जोश गैज़ तले उसे ललकारा। मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। वो समझी थी कि उस वार के बाद मुझ में ललकारना तो दरकिनार, बोलने की भी हिम्मत खत्म हो चुकी होगी। मगर यह देख कर लारा की अना को सख्त ठेस पहुंची थी कि मैंने उसका गरूर हवा करके रख दिया था। वो प्रत्याश अंदाज में चिंगारी बरसाती आंखों से घूरती हुई दोबारा मुझ पर कोई मोहलक वार करने के लिए लपकी। उसे ज़ौम था कि मैं उसके एक वार से ढह चुका हूं। लिहाजा वो जैसे ही मेरे करीब आई और मुझे दूसरा कोई भयानक घाव देने के लिए उसने अभी अपनी एक लात को हरकत देना चाहिए थी कि मैंने उसे जरा लम्हे पहले ही अपने वजूद की तमाम तर कुव्वत एक हाथ में समेट कर वो राड उसकी गोरी पिंडली में इस जोर से रसीद कर डाली कि उसके खमदार फौलादी हिस्से ने उसे उधेड़ कर रख दिया। यही नहीं, मैंने अपने दूसरे हाथ को भी राड पर जमा लिया था कि वो छूटने न पाए और यूं इसकी पिंडली में बुरी तरह खुबी हुई राड को बेरहमाना तरीके और झटके से खींच भी लिया। लारा की पिंडली का गोया सवा सत्यानाश हो गया था। शिद्दत दर्दो करब के एहसास तले उसके हल्क से बड़ी लर्जा देने वाली चीख खारिज हुई थी। वो तेवरा कर मेरे करीब गिरी। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर करीब कालीन पर जा गिरा था। इस वक्त मेरे सर पर वहशत तारी थी, या फिर इसी तरह का कोई जज्बा। वही खून आलूद राड मैंने पूरी कुव्वत से लारा के दाएं पहलू में दे मारी। राड डबल एक्शन थी, लगती भी थी और खुब भी जाती थी। अगरचे जाविये के बदलाव के सबब वो ज्यादा तो अंदर नहीं खुबी थी, मगर जितनी भी व्यवस्थ हो सकी मैंने उसे काफी जानकर एक बार फिर दोनों हाथों से उसे मखसूस अंदाज में खींच लिया। लारा के हल्क से दूसरी चीख ज़िबा किए जाने वाले बकरे ही से मुशाबा थी। रात के क़यामत खेज नुकीले खम ने उसका पहलू भी बुरी तरह उधेड़ डाला और वहां से मजरूब जिल्द की मोटी और सुर्ख सुर्ख तह उतर कर बाहर को छलकने लगी। वो कालीन पर अब मेरी ही तरह बेहाल सी पड़ी, तड़पी और एक हाथ से अपना पिस्तौल उठाने के लिए उसकी जानिब खिसकना शुरू कर दिया। मैं अब इस कम वक्त को यह मौका नहीं देने वाला था। ताकत का तवाजुन अब मेरे हाथ में आ चुका था। गालिब मगलूब की कहानी ने पल के पल पलटा खाया और अब मगलूब गालिब बन चुका था। इस बार मैं कोहनियों के सहारे उठा और उसकी पुश्त पर भरपूर वार कर दिया। फिर दोनों हाथों का जोर लगाकर बेरहमाना अंदाज में उसकी पुश्त की जिल्द भी उधेड़ डाली। लारा का हाल
जो इस वक्त मैं कर रहा था उसका उसने तस्वुर भी नहीं किया होगा। वो दर्द अंगेजी से चीखी। मैं जानता था कि आला दर्जे के इस मोटेल के कमरे के दरवाजे बला के एयर टाइट थे। अंदर की न बाहर की आवाज आ जा सकती थी, जाती भी तो कुछ ज्यादा नहीं। लारा समझ गई थी कि मेरे हाथ एक खतरनाक हथियार लग चुका है, और अगर उसने इसी तरह पिस्तौल उठाने की पेशकदमी जारी रखी तो उसका पूरा हसीन वजूद उधेड़ दिया जाएगा। लिहाजा उसने एक अजीब सी गुर्राहट हल्क से निकाली और लेटे लेटे मेरी जाने पलटी। मैं भी तैयार था, एकदम पलटा खाकर हटा और बदिक्कत तमाम खड़ा हो गया। मैं अब काफी संभाला ले चुका था। उसके मजरूब पिंडली पर पाँव रखकर भेड़िए जैसे गुर्राहट से बोला, लेडी लारा, अब बस खेल खत्म। मैंने उसी के अंदाज में कहा और राड अब उसके खूबसूरत नीम बरहना सीने के सामने लहराती। अब अगर तुमने जरा भी हरकत की तो अपनी जान से जाओगी, मैंने उसे धमकी दी। मुंह जख्मी होने के बावजूद मैं मुश्किल ही बात कर पा रहा था, मगर शायद ये मेरा जोश और कुव्वत इरादी थी। जैसे भी सही मैं बोल रहा था, मेरी आवाज ही में नहीं जुबान में भी हल्की सी तुतलाहट आ गई थी। इसके बाद मैंने लपक कर पिस्तौल उठा लिया। यही वो वक्त था जब दरवाजे पर खटर पटर सी पैदा हुई और इसके साथ ही जैसे कोई गिरता पड़ता बमुश्किल अंदर दाखिल हुआ। मुझे किसी भी लम्हे किसी के अंदर आने की तवक्का थी। जैसा कि लारा ने कह रखा था कि उसका साथी वेगास जैक्सन भी मेरे बाकी साथियों को इसी तरह यरगमाल बनाकर यहाँ पहुंचने वाला था, लेकिन इस तरह हड़बोंग में मुझे किसी के दर आने की बिल्कुल भी तवक्का नहीं थी। यूं आने वाले को देखकर मैं ही नहीं, लारा भी चौंकी थी। उसने लेटे लेटे गर्दन मोड़कर दरवाजे की जानिब देखा। आने वाला हमें इस हालत में देखकर मजीद परेशान और हवास बागता हो गया। उसकी अपनी हालत बिना गुफ्ता बा हो रही थी, यूं जैसे वो किसी से मार खाकर आ रहा हो। ये लारा का वही साथी यानी जैक्सन था, इसका नकली भाई, मगर दर हकीकत FGM में से एक, जिसे लारा ने हमारे स्वीट में देकर साथियों को यरगमाल बनाने के लिए भेजा था। लगता था वहां रूमी ने इसकी खूब धुलाई कर डाली थी और अब वो इससे बच बचा कर यहां तक मुश्किल पहुंचा। इसका लिबास बुरी तरह मसला हुआ था। चेहरे और हाथों पर खराशें नजर आ रही थीं और नाक भी सुर्ख सफेद नीली पड़ी हुई थी। वो भी रेडीमेड मेकअप में मुझे लग रहा था, ताकि मैं उसे कम अज कम जैक्सन के रूप में ना पहचान सकूं। खबरदार मिस्टर वेगास, अब कोई गलत हरकत मत करना। अंदर आ गए हो, इसे ही गनी बचा लो। मैंने पिस्तौल की नाल उसकी जानिब करते हुए गुर्रा कर कहा। वह हाँपते हुए अचानक सा बना कभी मेरी जानिब देखता तो कभी कालीन पर तस्वीर इबरत बनी अपनी साथी लेडी लारा को। तुम्हारी इस हसीन साथी का यह शर करने पर मैं मुआज़रत खा हूं मिस्टर जैक्सन या वेगास, मैंने जहरीले तन से कहा। इसने भी वही गलती की थी जो तुम मेरे स्वीट में करके आ रहे हो। वो मेरे इशारे को समझ गया और दूसरे ही लम्हे उसका चेहरा मारे तैश के लाल भभू का हो गया। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारा चीफ जान फर्नांडो इस कदर हल्का आदमी होगा कि तुम जैसे बेकार 5 कोल्टन मैन का लड़ाका टोला तैयार करके मुतमईन हो जाएगा। मैंने जानबूझकर उसका जिक्र छेड़कर इन पर रोब ही नहीं बल्कि इनकी नफ्सियात और अना पर भी हमला कर दिया था। तुम लोग बचकर नहीं जा सकते, याद रखना। अभी उसने मुझे धमकाते हुए इतना ही कहा था कि पिस्तौल के ट्रैगर पर मेरी उंगली ने एक जरा जुम्बिश की और वेगास का रिहा अंगेज चीख के साथ अपना एक घुटना पकड़कर फर्श पर गिर पड़ा। खामोश पिस्तौल की चलाई हुई गोली ने उसका घुटना तोड़ डाला था। वो फर्श पर पड़ा जख्मी घुटना पकड़े कराने लगा। वेगास, ये डॉक्टर सैफ है, मादाम रोजी ने बताया था ना, बहुत खतरनाक लोग हैं ये, इनसे बहस मत करो प्लीज। ये लारा थी जिसके सारे कसबल शायद निकल चुके थे। मेरे होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट ओढ़ कर आई। गुड, ये हुई ना अक्लमंदी की बात, मैं चहक कर बोला। अगर जिस दौरान अपने मुंह के अंदर मैंने ईंठन भी उठती महसूस की थी और आखिर में थोड़ा सा बेइख्तियार में कराहा भी था। अब बगैर वक्त ज़ाया किए मुझे इस न्यू रेंच हाउस का अता पता बता दो, लेकिन झूठ बोलने से पहले याद रखना कि तुम्हारी हर बात की तस्दीक मिनटों में हो जाएगी। झूठ की सूरत में तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाएगा और वो होगा यकीनी मौत। मैंने आखिर में सफाकी से कहा। मेरी हल्की सी तोतलाहट बाकी थी। वो दोनों हैरान परेशान से खामोश रहे। मेरा ख्याल है कि तुम में से एक को जहान्नुम हासिल करना ही पड़ेगा ताकि दूसरा फौरन मुंह खोल दे। नहायत सफाकी से ये कहते हुए मैंने पिस्तौल की नाल फर्श पर मजरूब पड़े वेगास की तरफ कर दी। तुम पहले छुट्टी करो। नहीं मैं बताती हूँ, ऐसे गोली मत मारो, अचानक लारा कराते हुए बोली। लेकिन प्लीज पहले मेरी मरहम पट्टी तो कर दो। खून बहुत तेजी से बह जा रहा है और मुझ पर गशी तारी हो रही है। मैंने उसकी जानिब देखा। उसके उधरे हुए पहलू और पुष्ट से वाकई खून जारी था। मरहम पट्टी की तो मुझे खुद भी जरूरत थी।
मगर मुंह का जख्म और दूसरा कुदरती अमल के तहत वो ज्यादा नहीं बह रहा था, कुछ जम रहा था। बहरहाल मरहम पट्टी की जरूरत तो थी, मगर ये वक्त नहीं था। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मकसद हमारा ऐसा है कि जो भी हमारी राह में आने की कोशिश करेगा उसे हमने तस्वीर इबरत बनाने का तहैया कर रखा है। मैंने उसकी परवाह न करते हुए कहा, मुझे सच बताओ पहले, इसके बाद मरहम पट्टी होगी। मेरे सवालों के जवाब देने में तुम जितनी देर लगाओगी इतना मौत के करीब होती जाओगी, और तुम भी। पहले ये बताओ कि ये रेंच हाउस क्या बला है? मुंबई में भी तुम्हारे एक रेंच हाउस का नाम सुना था मैंने, और कितने ऐसे रेंच हाउस हैं। रेंच हाउस हम आरजी ठिकानों को कहते हैं और खुद ही इसे बनाते हैं आरजी खैमों के जरिए। ये कैनवस और फाइबर्स का बड़ा घर नुमा खैमा होता है। वेगास फर बताने लगा, यानी छोलदारी। खैर, अब इस न्यू रेंच हाउस का पता बताओ जहां तुम्हारे बाकी साथी मौजूद हैं। मैंने कहा, अगर तुम्हारी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है तो हम भी तुम्हारे राह से पीछे हटने को तैयार हैं। लारा बदिक्कत तमाम बोली, तुमने डॉक्टर रमेश अग्रवाल को अपना साथी और मुस्तकबिल का नायब बनाने की भयानक गलती की है। बिलाखिर मेरे अंदर गैज़ो इंतकाम जाग पड़ा। अब ये बात की बात है, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सवाल धुराने का आदि नहीं मैं, ना ही अब तुम्हारी कोई फालतू बकवास सुनूंगा। मेरे लहजे से वहशत टपक रही थी। लारा ने मुझे न्यू रेंच हाउस का पता समझा दिया। इसकी तस्दीक करना जरूरी था, तहम रेंच हाउस से मुतल्लिक उसने जो अभी थोड़ी देर पहले तशरीह पेश की थी, सच्ची बात थी कि मुझे उस पर भी यकीन नहीं था। अलबत्ता रेंच हाउस का पता वो गलत नहीं बता सकती थी। मेरी फौरन फैसला कुन जवाबी कार्रवाई ने लारा को समझा दिया था कि अगर वो 5 गोल्डन मैन थी तो मद्दे मुकाबल भी 4 डायमंड मैन ही है। चलो अब तुम अपनी मरहम पट्टी करो, और दोबारा अपने राह में तुम दोनों में से किसी को मैंने देखा तो जहन्नुम वासिल कर डालूंगा। ये कहते मैंने पिस्तौल अपनी जैकेट की जेब में रखा, रुमाल निकाल कर मुंह ढांपा और बाहर कॉरिडोर में आ गया। जितनी देर मैं उनके स्वीट में रहा था, मुझे इस बात का भी धड़का लगा रहा था कि रूम सर्विस का कोई वेटर या उनका कोई साथी ना आ जाए। यूं बड़ी हड़बोंग मच जाती पूरे मोटेल में जिसके हम सरदस्त मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। मैंने फौरन अपने स्वीट का रुख किया। कुछ तशवीश हुई कि रूमी ने वेगास का मुकाबला किया था तो यकीनन वो भी कुछ न कुछ जख्मी हुई होगी। अंदर पहुंचा तो मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। खुमैरा रूमी की मरहम पट्टी कर रही थी। शुक्र था कि वो ज्यादा जख्मी नहीं हुई थी। मेरी हालत देखकर वो दोनों एकदम मुतवही सी हो गईं। तो तुम्हें क्या हुआ? खुमैरा रूमी को छोड़कर एकदम मेरे करीब आते हुए तड़प कर बोली, मेरे साथ भी यही कुछ हुआ है जो यहाँ हुआ होगा। मैंने बावजूद कहा और मुख्तसरन उन्हें सारी सिचुएशन बता दी। हमें इसी वक्त ये मोटेल छोड़ना होगा, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। लेकिन तुम जख्मी हो। खुमैरा मेरी तरफ देखकर फिक्रमंदी से बोली। उसके चेहरे से गहरी तशवीश मुतरश्शित थी। पहले तुम्हारी मरहम पट्टी जरूरी है खुमैरा, तुम मुझे छोड़ो, मैं ठीक हूँ। पहले सैफ की मरहम पट्टी कर दो, रूमी ने उसी फिक्रमंदी से कहा। खुमैरा नहीं मानी और उसने मेरे मुंह में कोई खास जेल लगाना शुरू कर दिया। चंद पेन किलर और जख्म को जल्द ठीक करने वाली गोलियां दी। इस दौरान इन्होंने बताया कि वेगास यहाँ घुसा चलाया था और इन्हें यरगमाल बनाना चाहता था। रूमी ने बड़ी बहादुरी से इसका मुकाबला करके इसे भाग जाने पर मजबूर कर दिया। तमाम रूमी और हुमैरा दोनों ने मेरी तारीफ की थी कि मैंने वेगास के साथ ही लेडी लारा का बड़ा बुरा हशर किया और इसका बहादुरी और कमाल अक्लमंदी से मुकाबला किया। तारीफ व तौसीफ का सिलसिला थमा तो रूमी ने सवाल किया, और अगर उससे पहले तारीख की वापसी हो गई तो वो हमें होटल में ना पाकर परेशान हो जाएगा। तुम रेडीमेड मेकअप में इधर ही लॉबी में मौजूद रहोगी। मैंने उसकी बात के जवाब में कहा, तब तक हम रेंच हाउस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह भी तो मुमकिन है कि वहीं हमारी तारीख से भी मुलाकात हो जाए। हुमैरा ने ख्याल जाहिर करते हुए कहा, यह भी ऐन मुमकिन है। मैंने इस बात में सर हिलाया। फर्ज करो अगर तारीख कामयाब लौटता है और मुझे लेकर दोबारा उनके नए ठिकाने न्यू रेंच हाउस का रुख करता है, लेकिन तुम दोनों के साथ लारा और वेगास ने ब्लफ किया हो, फिर क्या होगा? हम बिखर जाएंगे। रूमी ने खदशे का इजहार किया। मैं सख्त उजलत में था। वजह वो खतरा था जो किसी भी वक्त दरवाजे पर नमूदार हो सकता था। इस वक्त तो यहाँ से जल्द अज जल्द निकलने की कोशिश करो, बाद में ये सब सोचते हैं। हम फिलहाल होटल के अमार से ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। हम जल्दी जल्दी अपना मुख्तसर सामान समेटने लगे और उसके बाद दरवाजे की जानिब बढ़े ही थे कि इस पर किसी ने दस्तक दी। हम तीनों बुरी तरह चौंक पड़े।